डॉपलर इफेक्ट में पहले वाला केस जो कंसीडर करोगे, फर्स्ट केस कि सोर्स स्टेशनरी है और ऑब्जर्वर मूव करेगा। इसमें दो कंडीशंस लगाएंगे, सोर्स एट रेस्ट है, ऑब्जर्वर इन मोशन है, साथ में जो हमारा मीडियम है, जिस मीडियम के अंदर ये सब कुछ ट्रेवल होगा वो मीडियम भी एट रेस्ट है। नाउ ऐसी कंडीशन में अगर हमारे कोई सोर्स मान ले जो कंटिन्यूअसली साउंड वेव एमिट कर रहा हो और कोई पर्सन इसकी तरफ आ रहा हो, तो जो सोर्स से साउंड की वेव एमिट की जाती है वो वेव किसी डेफिनेट स्पीड से चलेंगी और वो वेव स्पीड आप कह सकते हो स्मॉल v के बराबर। और बड़ा सीधा सा आर्गुमेंट है यार कि अगर कोई ऑब्जर्वर सोर्स की तरफ आ रहा हो, मान ले, या इससे दूर जा रहा हो या इसकी तरफ आ रहा हो, और इसकी अपनी एक वेलोसिटी v नॉट है, और जो यहाँ से साउंड एमिट कर रहे हैं उसकी फ्रीक्वेंसी स्मॉल f, जिस फ्रीक्वेंसी पर साउंड एमिट कर रहे हैं, तो बड़ा बेसिक सा काइनेमेटिक्स का कंसेप्ट लगाओ। वेव अगर v स्पीड से राइट साइड है, ऑब्जर्वर v नॉट स्पीड से लेफ्ट साइड है, तो ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में वेव की स्पीड निकालिए अगर काइनेमेटिक्स का रिलेटिव वेलोसिटी कंसेप्ट लगाते हुए, स्पीड ऑफ वेव विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जर्वर, यानी रिलेटिव टू ऑब्जर्वर। तो सीधा सा काइनेमेटिक्स लगाइए, दोनों सेम लाइन पर, एक ही लाइन पर अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे तो रिलेटिव स्पीड हो जाएगी v प्लस वी नॉट की। ये इनके बीच रिलेटिव स्पीड, मतलब स्पीड ऑफ वेव अकॉर्डिंग टू द ऑब्जर्वर v प्लस वी नॉट, और फ्रीक्वेंसी f है उसकी, और वेवलेंथ जो है साउंड की वो अगर लैम्डा हो मान लें, तो इस पर्सन के लिए साउंड की जो फ्रीक्वेंसी लिखोगे, फ्रीक्वेंसी नोटिस्ड बाय पर्सन, सीधा सा फॉर्मूला है, फ्रीक्वेंसी नोटिस्ड बाय द पर्सन विल बी द स्पीड ऑफ अ वेव रिलेटिव टू पर्सन एंड डिवाइडेड बाय वेवलेंथ। जो बेसिक फॉर्मूला है फ्रीक्वेंसी निकालने का, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू स्पीड डिवाइडेड बाय द वेवलेंथ का बेसिक फॉर्मूला। सो फ्रीक्वेंसी नोटिस्ड या फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व्ड कह लीजिए या एपरेंट फ्रीक्वेंसी कह लीजिए, कोई भी चीज कह लें, तो फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व्ड विल बी इक्वल टू रिलेटिव स्पीड v प्लस वी नॉट एंड डिवाइडेड बाय द वेवलेंथ लैम्डा। ये जो हमारा पहला रिजल्ट हुआ। जिसको आप चाहो तो स्ट्रक्चर कर सकते हो, रीस्ट्रक्चर कर सकते हो। इसमें से v अगर हम कॉमन ले लें तो v डिवाइडेड बाय लैम्डा और ब्रैकेट में आ जाएगा 1 प्लस वी नॉट डिवाइडेड बाय v, और v बाय लैम्डा को क्या कह सकते हैं, तो v अपॉन लैम्डा को वेव के फॉर्मूले में अगर, तो v अपॉन लैम्डा स्पीड अपॉन लैम्डा, ये कहलाएगी वो फ्रीक्वेंसी जिस फ्रीक्वेंसी पर वेव यहाँ से एमिट की गई है, स्मॉल एफ एमिटेड फ्रीक्वेंसी का नाम दे सकते हैं इसको। तो फ्रीक्वेंसी जो एमिट हुई है वो v अपॉन लैम्डा, लेकिन जो फ्रीक्वेंसी यहाँ नोटिस हो रही है वो डिफरेंट है, एमिटेड फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस वी नॉट बाय v। एंड ऑब्वियसली अगर पर्सन उसी डायरेक्शन में जाए जिस डायरेक्शन में वेव जा रही है, मतलब उसकी तरफ ना जाकर के अगर उसकी डायरेक्शन में चले, तो वी नॉट इस साइड चले अगर पर्सन, तो अपने आप डेरिवेशन में समझ सकते हो कहां पर चेंज करना होगा इसमें। जब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं तो रिलेटिव स्पीड यहाँ पर यूज कर रहे हैं v प्लस वी नॉट की। जब दोनों सेम डायरेक्शन में चलेंगे, यदि पर्सन और वेव सेम डायरेक्शन में होंगे, तो वहां पर ये चीज v माइनस वी नॉट बन जाएगी, मतलब यहाँ पर 1 प्लस वी नॉट बाई वी की जगह 1 माइनस वी नॉट बाई वी। सो अगर ऑब्जर्वर इन ए डायरेक्शन ऑफ अ वेव है,
इसको डिराइव नहीं करेंगे, इसका डायरेक्ट रिजल्ट लिख रहे हैं। यहाँ पर ऑब्जर्वर अगेंस्ट वेव जा रहा है, ये इन डायरेक्शन ऑफ वेव जाएगा, तो इसी फॉर्मूले में फ्रीक्वेंसी जो ऑब्जर्व कर रहे होंगे इक्वल टू फ्रीक्वेंसी जो एमिट कर रहे होंगे इनटू 1 माइनस ऑब्जर्वर की वेलोसिटी डिवाइडेड बाय द वेव की वेलोसिटी। ये आसान है, मेरे ख्याल से इसकी कोई दिक्कत नहीं होगी। यस सर। इसको हटा देते हैं, पहला बेसिक फॉर्मूला है। सेकंड पॉइंट पर आओ, वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। सेकंड पॉइंट जिसमें सोर्स मोशन में होता है और ऑब्जर्वर रेस्ट पे होता है। वैसे तो डेरिवेशन की जरूरत नहीं पड़ती, इसमें फॉर्मूले से काम चल जाता है, बट कुछ क्वेश्चन एडवांस लेवल पे ऐसे हैं जो डेरिवेशन से ही होते हैं। तो सेकंड केस लेते हैं, सोर्स इन मोशन है और ऑब्जर्वर एट रेस्ट, और साथ में मीडियम भी एट रेस्ट है। तीसरे स्टेप पर मीडियम का भी मोशन कंसिडर कर लेंगे। इसके लिए थोड़ा सा आपको वेव फ्रंट थ्योरी पे जाना पड़ेगा। वेव फ्रंट की जो थ्योरी है वो क्या कहती है, देखिए जो वेव ऑप्टिक्स में वेव फ्रंट थ्योरीज, वो ये कहते हैं कि अगर हमारे पास कोई एक सोर्स है, इमेजिन करिए अगर एक सोर्स मान लेते हैं कैपिटल एस का, तो उससे जो वेव प्रोपोगेट होती है वो एज अ वेव फ्रंट। और अगर हम पॉइंट सोर्स के वेव फ्रंट्स की बात करें तो पॉइंट सोर्स की वेव फ्रंट्स बेसिकली इसके चारों तरफ एक स्फीयर के फॉर्म में दिखाते हैं। सो अगर एक पॉइंट सोर्स है तो आप इसका वेव फ्रंट रिप्रेजेंट करोगे इसके अराउंड एक सर्कल या स्फीयर बना करके। अब जरा एक चीज इमेजिन करिएगा, ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है, मतलब वैसे जरा इमेजिन करो अगर हमारा सोर्स रेस्ट पे हो और इसने कोई एक वेव एमिट करी रेडियली सभी डायरेक्शंस में, हर एक डायरेक्शन में इसने वेव एमिट की हुई है और वो वेव सभी डायरेक्शंस में एक सेम स्पीड v से ट्रेवल करे, तो वेव की स्पीड v। तो ऑब्वियसली t सेकंड्स के बाद, कुछ टाइम t सेकंड्स के बाद ये जो वेव होंगी वो v इंटू टी का डिस्टेंस कवर कर चुकी होगी। हर एक डायरेक्शन में वेव की जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड होगी वो v इंटू टी के बराबर आएगी। ऐसे में अगर हम vt रेडियस का एक स्फीयर बना लें तो उस स्फीयर को ही वेव फ्रंट कह सकते हैं, बिकॉज ये स्फीयर एक ऐसा स्फीयर होगा जिसके सभी पॉइंट्स पर वेव साइमल्टेनियसली रीच करेगी, जो डेफिनेशन ऑफ वेव फ्रंट है। अब जो सोर्स होगा वो सेकंड वेव एमिट करेगा, मतलब ये मान लेते हैं कि सोर्स ने पहली वेव एमिट करी और वो पहली वेव टी टाइम के बाद v इंटू टी डिस्टेंस से ट्रेवल करने के बाद एक स्फेरिकल वेव फ्रंट क्रिएट कर रहा है जिसका रेडियस v इंटू टी है और उसका सेंटर हमारा सोर्स वाला पॉइंट है। अब अगर हम ये मानते हैं कि फर्स्ट वेव जो एमिट हुई है, फर्स्ट वेव का एमिशन, उसके लिए हम टाइम को t इक्वल टू 0 मानते हैं, तो ऑब्वियसली सेकंड वेव कब एमिट होगी, तो सेकंड वेव की एमिशन अगर आपसे पूछी जाए कि ये कितने टाइम के बाद होगी, अगर पहली वेव को t इक्वल टू 0 पर एमिट किया गया था तो दूसरी वेव कितने टाइम बाद एमिट होगी। तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी की फिजिकल मतलब क्या हो गया, फ्रीक्वेंसी f का फिजिकल मतलब ही होता है नंबर ऑफ वेव एमिटेड पर सेकंड। और अगर ये इस तरीके से है कि एक सेकंड में हम इतनी वेव एमिट करेंगे तो नेचुरल सी बात है दो वेव के एमिट होने का जो टाइम इंटरवल होगा वो 1/f होगा, जिसको टाइम पीरियड भी कहा जाता है, यानी 1/f टाइम गैप कह सकते हो, टाइम गैप बिटवीन एमिशन ऑफ टू वेव। यानी कि अगर पहली वेव टाइम t इक्वल टू 0 पर एमिट होगी तो दूसरी वाली वेव 1/f सेकंड्स के बाद एमिट की जाएगी। और ये जो स्फीयर बनाया है ये स्फीयर हमारा बेसिकली वेव फ्रंट है। दिस इज द वेव फ्रंट फॉर वेव which was emitted at time t equal to 0।
उस टाइम की वेव फ्रंट, उसने v इंटू टी का डिस्टेंस कवर कर लिया है। अगर पूछा जाए कि दूसरी वेव की वेव फ्रंट कहां पर होगी, सेकंड वेव की वेव फ्रंट, तो फर्स्ट वेव और सेकंड वेव का अगर आप ट्रेवलिंग टाइम चेक करो तो पहली वाली वेव t इक्वल टू 0 पर एमिट होने के बाद t सेकंड्स ट्रेवल कर चुकी है, दूसरी वाली वेव उससे कुछ देर के बाद एमिट होगी, तो उसका जो ट्रेवल टाइम होगा सेकंड वाली वेव का ट्रेवलिंग टाइम, वो स्मॉल t माइनस जितने टाइम के बाद वो एमिट हुआ था, यानी 1/f, इसको कह सकते हैं कि ये हमारा ट्रेवल टाइम ऑफ सेकंड वेव। यहां तक ठीक है? इस पॉइंट तक बोलो भाई। यस सर। ठीक है जी। कर रहे हैं कुछ तो सेकंड वाली वेव ने कितना डिस्टेंस कवर किया होगा अगर हम बात करें तो पहली वाली वेव, क्योंकि ये पहले एमिट हुई थी तो ये ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगी, दूसरी वाली वेव इसी पॉइंट से निकलेगी लेकिन कुछ समय के बाद निकलेगी, इसलिए उसका जो डिस्टेंस होगा वो इस पहले वाले वेव के कंपेयर में कुछ कम डिस्टेंस कवर करेगी। तो सेकंड वाली वेव का वेव फ्रंट हम थोड़े से कम डिस्टेंस का दिखाएंगे, यानी थोड़ी कम रेडियस का दिखाएंगे, और सेकंड वाली वेव की वेव फ्रंट का जो रेडियस होगा वो होगा वेव की स्पीड मल्टीप्लाइड बाय वो टाइम जितने टाइम के लिए सेकंड वेव ट्रेवल कर चुकी है, और सेकंड वेव का ट्रेवलिंग टाइम t माइनस 1/f के बराबर। मतलब ये आपके पहली वाली वेव का वेव फ्रंट है, ये दूसरी वाली वेव का वेव फ्रंट है। अब अगर पूछा जाए कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का है, मतलब पहली वाली वेव और सेकंड वाली वेव की जो वेव फ्रंट है उनके रेडियस के बीच में क्या डिफरेंस है, फर्स्ट वेव फ्रंट और सेकंड वेव के रेडियस में जो डिफरेंस, यानी ये चीज, तो ये डिफरेंस अगर कैलकुलेट करेंगे तो ये v इंटू टी माइनस ये वाली वैल्यू, रेडियस ऑफ फर्स्ट वेव फ्रंट माइनस रेडियस ऑफ द सेकंड वेव फ्रंट, और ये डिफरेंस अगर निकालेंगे तो ये डिफरेंस आता है v अपॉन f के बराबर, और ये बाय डेफिनेशन कहलाती है वेवलेंथ। बाय डेफिनेशन यहां से वो फॉर्मूला आता है कि वेवलेंथ बराबर v अपॉन f, मतलब वेवलेंथ इज डिफाइंड एज डिफरेंस इन द रेडियस ऑफ टू वेव फ्रंट्स एमिटेड वन आफ्टर अदर, मतलब पहले एक वेव फिर दूसरी वेव जो एमिट हुई, उन दोनों के वेव फ्रंट्स का रेडियस का जो डिफरेंस है उसको हम बाय डेफिनेशन वेवलेंथ बोलते हैं, जिसकी डेरिवेशन करने पर v अपॉन f का आंसर आ रहा है। बट ये सिचुएशन हमने जो डिस्कस की है उसमें सोर्स हमारा रेस्ट पे था। नाउ इमेजिन करिए सोर्स अगर मोशन में है, फर्स्ट पॉइंट देखते हैं, यहां पर हमारा सोर्स है जब टाइम t इक्वल टू 0 था और इस पॉइंट पर पहली वेव एमिट हो गई, फर्स्ट वेव इसने यहां पर एमिट की है t इक्वल टू 0 वाले पॉइंट पर, टी सेकंड्स के बाद यहां से निकलने वाली पहली वेव का जो रेडियस बनेगा वेव फ्रंट का, इस पॉइंट पर निकलने के बाद अगर हम उसका रेडियस निकालें तो v मल्टीप्लाइड बाय t। अब ये थोड़ा सा आपको चेक करना पड़ेगा ये क्यों कहा जा रहा है रेडियस। जो पहली वाली वेव है फर्स्ट वेव, उसके लिए रेडियस की जो वैल्यू बन रही होगी वो इक्वल्स टू वेव स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम t, अगर हम किसी पर्टिकुलर टाइम t सेकंड्स की बात करें तो। नाउ दूसरी वेव इससे कुछ टाइम के बाद निकलेगी, वो 1/f टाइम होता है सेकंड वेव के निकलने का,
लेकिन क्योंकि ये सोर्स मोशन में है, मतलब इसके अंदर एक वेलोसिटी है vs की, तो जब तक ये दूसरी वेव को एमिट करेगा तब तक ये सोर्स कुछ आगे भी आ चुका होगा, यानी ये सोर्स अपने प्रीवियस पोजीशन से थोड़ा सा फॉरवर्ड शिफ्ट कर चुका होगा जिस टाइम पर ये सेकंड वेव को एमिट कर रहा होगा। और पूछा जाए अगर कि कितना डिस्टेंस आगे आ चुका होगा, तो पहली वेव और दूसरी वेव के एमिट होने के बीच में जो टाइम गैप है, फर्स्ट और सेकंड वेव के एमिशन का टाइम गैप वो 1/f है। उस 1/f टाइम गैप के अंदर सोर्स अगर vs वेलोसिटी से चल रहा है तो उसने जो डिस्प्लेसमेंट कवर करी होगी, ये डिस्टेंस यहां से, इसको s डैश का नाम दे देते हैं, या इसको बेटर होगा हम s1 s2 का नाम दे। s1 का मतलब सोर्स जब पहली वेव एमिट कर रहा था, और इसको हम s2 का नाम दे देते हैं, यानी सोर्स जब वो दूसरी वेव एमिट कर रहा था। अब सेकंड वाली वेव के वेव फ्रंट का रेडियस अगर पूछा जाए कि सेकंड वेव की वेव फ्रंट कितने रेडियस की बन रही होगी इसी टाइम t सेकंड्स पर, तो vs/f। हाँ, लेकिन सेकंड वेव की वेव फ्रंट s2 के अराउंड बनेगी, मतलब पहली वाली वेव फ्रंट का सेंटर पॉइंट s1 होगा, लेकिन दूसरी वाले वेव फ्रंट का सेंटर पॉइंट s2 होगा। तो s2 के अराउंड एक स्फेरिकल वेव फ्रंट बनाई जाएगी, और उस स्फेरिकल वेव फ्रंट का रेडियस अगर हमसे पूछा जाए कितना बनेगा सेकंड वेव का रेडियस, तो रेडियस फॉर द सेकंड वेव विल बी स्पीड मल्टीप्लाइड बाय वो टाइम जितने टाइम के लिए सेकंड वेव ट्रेवल कर रही है। और सेकंड वेव का ट्रेवलिंग टाइम ऑब्वियसली फर्स्ट वेव के ट्रेवलिंग टाइम से कम करना पड़ेगा आपको। फर्स्ट वेव का ट्रेवलिंग टाइम अगर t है तो सेकंड वेव का ट्रेवलिंग टाइम t-1 डिवाइडेड बाई f होगा। अब बाय डेफिनेशन अगर हम इन दोनों वेव फ्रंट के रेडियस में डिफरेंस चेक करें कि r1 और r2 के बीच में क्या डिफरेंस है इन दोनों रेडियस में, और वो डिफरेंस अगर आप इस साइड पर चेक करते हो, इधर वाली साइड पे, तो ये डिफरेंस नोटिस करिएगा, यहां पर जो डिफरेंस है ये बाय डेफिनेशन वेवलेंथ है, बाय डेफिनेशन वेवलेंथ कहलाएगी ये। और अगर इस लैम्डा की बात करें तो ये लैम्डा की वैल्यू बनेगी इक्वल टू, सिंपल से ज्योमेट्री है, S1 से यहां तक का जो डिस्टेंस है फ्रॉम S1 एंड ये डिस्टेंस, मतलब S1 से इस पॉइंट तक का ये टोटल डिस्टेंस, ये डिस्टेंस हमारा है v मल्टीप्लाइड बाय t। S2 से इस स्फीयर तक का जो रेडियस है पॉइंट S2 से, और ये जो स्फीयर बन रहा है यहाँ तक का रेडियस, ये रेडियस हमारा है v मल्टीप्लाइड बाय t-1/f। और S1 से S2 तक की जो डिस्टेंस है ये हमारी डिस्टेंस है v ऑफ द सोर्स मल्टीप्लाइड बाय 1/f, और ये डिफरेंस हमारा लैम्डा है, मतलब ये डिस्टेंस हम लैम्डा यूज करते हैं। तो एक सिंपल सा डेरिवेशन कर सकते हैं, vs इंटू 1/f प्लस ये डिस्टेंस प्लस ये डिस्टेंस प्लस लैम्डा, इन तीनों को ऐड करेंगे तो वो v इंटू टी के बराबर है। और यहां से जब लैम्डा को कैलकुलेट करेंगे, vs 1/f प्लस v इंटू t-1/f प्लस लैम्डा, इन तीनों का समेशन बराबर v इंटू टी। सिंप्लीफाई करते हैं इसको, सिंप्लीफाई करने के बाद जो लैम्डा की वैल्यू बनेगी वो बनेगी v माइनस vs डिवाइडेड बाय द फ्रीक्वेंसी। ये इस साइड की बात कर रहे हैं, मतलब जो वेव इधर जा रही है। बट कुछ वेव्स इधर भी जाएंगी ना, वेव के मोशन सोर्स की लेफ्ट साइड पर भी होंगे, इधर भी वेव मोशन होगी। और इस साइड पर अगर हम दोनों के रेडियस के बीच में डिफरेंस निकालें, यानी ये टर्म, तो ये भी हमारा बाय डेफिनेशन लैम्डा है। और ये डिफरेंस अगर निकालें कितना होगा ये चीज, तो एक बार फिर से S1 से लेकर के यहाँ तक के स्फीयर की जो रेडियस बन रही है, यानी ये पूरा डिस्टेंस हमारा VT है, तो इस साइड में जो लैम्डा की वैल्यू बनेगी दूसरे साइड पर, ये लैम्डा, ये निकालने के लिए फिर से ज्योमेट्री यूज की जाएगी। पॉइंट S2 से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, पॉइंट S2 से इस पॉइंट तक का डिस्टेंस, सेकंड वेव तक का जो डिस्टेंस कह रहे हैं फ्रॉम पॉइंट S2, यानी ये डिस्टेंस आपके सेकंड वेव फ्रंट का रेडियस यानी R2 है, और S1 से यहाँ तक का डिस्टेंस R1 है। सो R1 प्लस S1 S2
कुछ आ रहा है समझ में इसमें या ऐसे लिखें इसको? यस सर। इस साइड जब लैम्डा कैलकुलेट होगा मतलब हमें बेसिकली ये डिफरेंस निकालना है। तो ये डिफरेंस थोड़ी सी ज्योमेट्री यूज करेंगे। S1 से यहाँ तक का डिस्टेंस पता है मुझे, S2 से यहाँ तक का भी डिफरेंस पता है। जब इसी सिमिलर वे में आप जाओगे तो इधर में कैलकुलेशन करने पर आंसर आपका आएगा V प्लस VS अपॉन F। और वो डायग्राम से भी दिख रहा है कि इस तरफ डिफरेंस ज्यादा है, इस तरफ डिफरेंस की वैल्यू कम। मतलब कि कंडीशंस क्या हो रही हैं, इसको अगर हम समराइज करना चाहें तो ये हो रहा है कि अगर हमारा सोर्स स्टेशनरी है, नोटिस करने वाला पॉइंट है, अगर हमारा सोर्स स्टेशनरी है, रेस्ट पे है, तो ये किसी भी डायरेक्शन में वेव एमिट करे, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, बैकवर्ड डायरेक्शन में, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, किसी भी साइड पर जब ये वेव एमिट करेगा तो इसके जस्ट पहले आपको डेरिवेशन कराई थी। इन सभी डायरेक्शंस में वेवलेंथ की जो वैल्यू बनेगी वो V अपॉन F बनेगी। इस साइड भी वेवलेंथ की वैल्यू V बाई F आएगी, इस साइड भी वेवलेंथ की वैल्यू V बाई F आएगी। ये जस्ट पहले वाला डेरिवेशन। ये कंडीशन कब है? जब सोर्स स्टेशनरी मोड में। और इस डायग्राम में क्या कह रहे हैं कि अगर हमारा सोर्स किसी वेलोसिटी पर मूव कर रहा होगा, मान ले फॉरवर्ड मोशन कर रहा है, तो सोर्स का मोशन और वेव मोशन जब सेम डायरेक्शंस में है, सोर्स मोशन एंड वेव मोशन जब सेम डायरेक्शंस में है, तो उस डायरेक्शन में लैम्डा की वैल्यू V माइनस VS बाई F है। और वो वेव, वो वाली वेव जो सोर्स मोशन के अपोजिट जा रही है, सोर्स अगर फॉरवर्ड है और उसके अपोजिट में वेव जाएंगी, तो उधर वाली जो वेव होंगी उनकी वेवलेंथ की वैल्यू V प्लस VS बाई F के बराबर। दैट मींस ये कह रहे हैं कि अगर हमारा सोर्स मोशन में है VS वेलोसिटी से, तो जितनी वेव इधर एमिट होंगी, जो वेव सोर्स के मोशन वाली डायरेक्शन में जाएंगी, उन वेव की वेवलेंथ का रिजल्ट होगा V माइनस VS एंड डिवाइडेड बाय द फ्रीक्वेंसी, वेयर F इज द फ्रीक्वेंसी जिसमें ये वेव एमिट कर रहा है। और जो वेव सोर्स मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में जा रही होंगी, वो वेव एक अलग वेवलेंथ की आएंगी और उनकी वेवलेंथ V प्लस VS डिवाइडेड बाय द F। मतलब सोर्स की डायरेक्शन में जाने वाली वेव की वेवलेंथ कम है, शॉर्टर वेवलेंथ है यहाँ पर, और इस तरफ वेवलेंथ ज्यादा हो रही है, लॉन्गर वेवलेंथ। जबकि स्टेशनरी सोर्स हर एक डायरेक्शन में सेम वेवलेंथ की वेव एमिट करता है। सभी डायरेक्शंस में उसकी एमिटेड वेव जो होंगी वो सब आइडेंटिकल वेवलेंथ की आएंगी। मूविंग सोर्स अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग वेवलेंथ की वेव को एमिट करता है। फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएंगे V माइनस VS बाई F, बैकवर्ड डायरेक्शन में चलिए तो V प्लस VS बाई F। ये एक इंपॉर्टेंट स्टेप है जो वेवलेंथ का रिजल्ट है। इसका मतलब वेवलेंथ सोर्स के मोशन का फंक्शन है, तो वेवलेंथ डिपेंड अपॉन द सोर्स वेलोसिटी। एंड दूसरा पॉइंट जो थ्योरेटिकल लेवल पर समझने वाला ये है कि मूविंग सोर्स क्रिएट a wave of different wavelengths in the different directions। सेम सोर्स इधर कम वेवलेंथ और वही सोर्स दूसरे साइड पर ज्यादा वेवलेंथ दे रहा है। ऐसे में अगर हमारा सोर्स सपोज राइट साइड जा रहा हो और इस साइड पे कोई स्टेशनरी ऑब्जर्वर मानते हैं, यहाँ पर ऑब्जर्वर एट रेस्ट, और सोर्स उसकी तरफ जा रहा हो और जो वेव है वो V स्पीड पे चल रही है, तो अब आप, क्योंकि ऑब्जर्वर तो रेस्ट पे है तो आपकी बार कोई रिलेटिव वेलोसिटी लगाने की जरूरत तो है नहीं, तो ऑब्जर्वर की नजर में, ऑब्जर्वर के रेफरेंस फ्रेम में वेव की स्पीड V है। बट जो वेव इसके पास आ रही है, जो वेव इस सोर्स से निकल करके जो वेव ऑब्जर्वर पे जाएंगी, वो इस वेवलेंथ की होंगी। यानी कि ऑब्जर्वर के पास एक वेव आई जिस वेव के अंदर स्पीड V है और उस वेव की कितनी वेवलेंथ है, तो फिर इस ऑब्जर्वर के हिसाब से वेव की जो फ्रीक्वेंसी होगी
अकॉर्डिंग टू द ऑब्जर्वर फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव, जिसको एफ ऑब्जर्वर कह सकते, विल बी स्पीड ऑफ अ वेव विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, दिस इज सिंपली v अपॉन वेवलेंथ ऑफ दोज वेव्स, और इन वेव की वेवलेंथ v माइनस वी एस बाई एफ है। इस f को ऊपर लेते जाएंगे तो हो जाएगा f इंटू वी अपॉन वी माइनस वी एस, यानी ये फ्रीक्वेंसी इस ऑब्जर्वर को मिलेगी। एंड सिमिलरली अगर कोई ऑब्जर्वर सोर्स के मोशन के अपोजिट साइड पे खड़ा है, कोई ऑब्जर्वर इसके अपोजिट साइड पे रेस्ट पे, तो इसके पास जो वेव जा रही है वो एक अलग वेवलेंथ की वेव है। इधर जो वेव जा रही है उनका वेवलेंथ v प्लस वी एस बाई एफ है। तो इस पर्सन के लिए जो फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व की जाएगी दैट इज स्पीड ऑफ द वेव डिवाइडेड बाय द वेवलेंथ ऑफ वेव, एंड वेवलेंथ ऑफ वेव इज v प्लस वी एस एंड डिवाइडेड बाई f, यानी इधर के लिए आंसर हो जाएगा f v डिवाइडेड बाय v प्लस वी एस। ये आपका डॉपलर इफेक्ट हुआ सोर्स के मोशन में। तो अल्टीमेटली ये कहा जा सकता है कि जो वेवलेंथ है उसका जनरलाइज करना चाहें कि वेवलेंथ का क्या फॉर्मूला हुआ, तो लैम्डा इक्वल्स टू, अगर नोटिस करा जाए तो v हमारी वेव की स्पीड है और vs सोर्स की स्पीड है, और काइनेमेटिक्स के हिसाब से देखा जाए तो ये वेव और सोर्स के बीच की रिलेटिव स्पीड हो गई, दोनों सेम डायरेक्शन में चल रही है, यानी वेव की स्पीड रिलेटिव टू द सोर्स, तो v माइनस वी एस। और जो वेव अपोजिट जा रही होगी, ये वाली वेव अगर ये v स्पीड पे चले और सोर्स vs से इधर जा रहा हो, तो सोर्स और वेव के बीच में जो रिलेटिव स्पीड बनेगी वो v प्लस वी एस की बनेगी, तो रिलेटिव स्पीड डिवाइडेड बाय द फ्रीक्वेंसी, यानी वेवलेंथ का जो फॉर्मूला है वो ये हो गया स्पीड ऑफ वेव रिलेटिव टू सोर्स एंड डिवाइडेड बाय, इसमें डिवीजन में आप f लिख रहे हो, f का मतलब वो फ्रीक्वेंसी जो ये सोर्स एमिट कर रहा है, डिवीजन में फ्रीक्वेंसी ऑफ एमिशन, ये आपका वेवलेंथ का जनरलाइज फॉर्मूला होगा। इसके ऊपर भी क्वेश्चंस आते हैं वेवलेंथ ऑफ साउंड कैलकुलेट करने के लिए। अब इन दो केसेस को मर्ज कर दें, अगर सोर्स और ऑब्जर्वर दोनों ही मोशंस में है बट मीडियम अभी भी रेस्ट पे, थर्ड केस पे आते हैं जो कॉमन केस है, जनरलाइज केस, कि हम कह रहे हैं कि हमारा जो सोर्स है वो भी मोशन में है और जो ऑब्जर्वर है वो भी मोशन में है, दोनों ही चल रहे हैं, सोर्स एंड ऑब्जर्वर बोथ। एंड सपोज सोर्स इसी डायरेक्शन में वीएस स्पीड पे चल रहा है और ऑब्जर्वर भी उसी डायरेक्शन में वीओ की स्पीड पे चल रहा है, और सोर्स से ऑब्जर्वर की तरफ कुछ वेव जा रही होगी जो कि वी स्पीड पे जा रही है। ये जो वेव की स्पीड बताई जाती है ना, ये भी बताते हैं आपको, दिस वेव स्पीड इज ऑलवेज कैलकुलेटेड इन अ स्टिल मीडियम, क्योंकि ये बार बार मैं ऐड कर रहा हूं कि मीडियम स्टेशनरी, यानी कि मीडियम स्टिल होने की कंडीशन में जो वेव स्पीड है वो v, सोर्स vs पे, ऑब्जर्वर v नॉट। तो इसको इसको क्या फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व होगी ये क्वेश्चन है, हालांकि इसका फॉर्मूला है आपके पास डायरेक्टली, क्या फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व होगी अगर यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी एमिट हो रही है उसकी वैल्यू f, एमिटेड फ्रीक्वेंसी f हो तो ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी क्या होगी। तो उसका सीधा सा रूल है, फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व इक्वल्स टू स्पीड ऑफ वेव ऑब्जर्व्ड बाय ऑब्जर्वर डिवीजन में वेवलेंथ ऑब्जर्व्ड। अब पहला वाला पार्ट पे जाओ, स्पीड ऑफ द वेव ऑब्जर्व बाय द पर्सन, वेव v स्पीड से पर्सन v नॉट की स्पीड पर, तो पर्सन के रिलेटिव इसकी स्पीड निकालेंगे v माइनस वीओ, और वेवलेंथ क्या ऑब्जर्व होगी, तो ये वेव सोर्स की डायरेक्शन में चल रहे हैं, वेवलेंथ के लिए ये वाला फॉर्मूला, स्पीड ऑफ अ वेव रिलेटिव टू द ऑब्जर्वर, रिलेटिव टू द सोर्स, तो वेव विथ रिस्पेक्ट टू सोर्स इज v माइनस वी एस, डिवीजन में फ्रीक्वेंसी ऑफ एमिशन यानी कि f। तो डिनोमिनेटर में जो चीज लिखी गई है ये वेवलेंथ है, और न्यूमरेटर में जो चीज लिखी गई है ये वेव स्पीड विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जर्वर है। इसको फाइनली सिंपलीफाई कर लेंगे तो आंसर बन जाता है f इंटू वी माइनस वीओ
अपॉन v माइनस वी एस, जो कि बुक्स में डायरेक्टली एज अ फॉर्मूला लिखा होगा। ये चीज डायरेक्ट लिखी होती है फॉर्मूले में कि इसको यूज कर ले। अब इससे आप अपने आप समझ सकते हो, अगर मान लें इसी सोर्स में एक और पर्सन है जो यहाँ कहीं पर है और वो पर्सन सोर्स को फॉलो कर रहा है, इधर वी होता है, पर्सन सोर्स को फॉलो करे, तो ऑब्वियस सी बात है इस पर्सन के पास जो साउंड की वेव आएंगी वो सोर्स से लेफ्ट साइड पर आएंगी, इसके लिए वेव लेफ्ट साइड जारी होगी और उसकी स्पीड v है। तो सेम सेम कंसेप्ट यहां पर भी फॉलो करें, और इसके लिए फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व लिखें। अगर ये आपका बेसिक रूल फॉलो करेंगे, ये फंडामेंटल रूल हुआ। तो न्यूमरेटर में स्पीड ऑफ द वेव विथ रिस्पेक्ट टू पर्सन, स्पीड ऑफ वेव विथ रिस्पेक्ट टू द पर्सन, पर्सन और वेव अपोजिट डायरेक्शंस में, रिलेटिव स्पीड हो गई v प्लस वी डिवाइडेड बाय वेवलेंथ, वो इसके हिसाब से स्पीड ऑफ वेव विथ रिस्पेक्ट टू सोर्स, सोर्स और वेव ये भी अपोजिट डायरेक्शन में, सोर्स की वेलोसिटी और वेव की वेलोसिटी अपोजिट, इनका रिलेटिव v प्लस वी एस एंड डिवाइडेड बाई f, सिंप्लीफाई होकर के f इंटू वी प्लस वी ओ अपॉन वी प्लस वी एस। जो अगर हम बुक्स के फॉलो करेंगे तो वहां पर एक साइन कन्वेंशन फॉलो होता है, साइन कन्वेंशन से इसी फॉर्मूले को यूज करके ये आंसर बन जाता है। वैसे क्लियर हुए दोनों ये वाले? यस सर। याद रहे, आपको कुछ ज्यादा फॉर्मूला नहीं करना है, ये याद रखना, ये फॉर्मूला और एक ये फॉर्मूला, दो, ये दो आपके माइंड में होने चाहिए क्योंकि दोनों पे क्वेश्चंस आते हैं। तो मैं फॉर्मूला लिख देता हूं पहले, फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व इक्वल्स टू वेव स्पीड विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर डिवाइडेड बाय वेवलेंथ। अब इस वेवलेंथ को भी यहां पर सब्स्टिट्यूट कर दे, तो वेवलेंथ में वेव स्पीड विथ रिस्पेक्ट टू सोर्स और अपॉन एफ एमिजन, तो ये ऊपर चला जाएगा, एफ एमिजन मल्टीप्लाइड बाय ये, सिंपल सा लॉजिक। ये ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी है। एज एग्जांपल, सोर्स एंड पर्सन अगर एक दूसरे की तरफ आए, वीओ एंड वीएस, और यहां पर फ्रीक्वेंसी ऑफ एमिजन दे रखा हो, तो डायरेक्टली लिख सकते हो कि यहां पर फ्रीक्वेंसी जो ऑब्जर्व हो जाएगी वो लिख सकते हैं इक्वल टू एफ एमिजन मल्टीप्लाइड बाय न्यूमरेटर, और वेव सोर्स से और पर्सन की तरफ, तो वेव और पर्सन का रिलेटिव ले लें, वेव और पर्सन का रिलेटिव v प्लस वी ओ, अपोजिट डायरेक्शंस में इसलिए प्लस करो, और वेव और सोर्स सेम डायरेक्शंस में है तो उनका रिलेटिव आएगा v माइनस वी एस, अपने आप एडजस्ट होता रहेगा ये। कोई एक और पर्सन है जो लेफ्ट साइड जा रहा हो, मान लो इस तरफ वीओ से, तो सोर्स से इस पर्सन की तरफ कुछ वेव आएंगी, वो उनकी v स्पीड, सेम फॉर्मूला, इसके लिए जो फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व लिखेंगे वो हो जाएगी एमिटेड फ्रीक्वेंसी इनटू ना, ये वाला पर्सन और ये वाली वेव दोनों सेम डायरेक्शंस में, पर्सन एंड वेव इन द सेम डायरेक्शन, तो रिलेटिव हो गया v माइनस वी, वेव और सोर्स अपोजिट डायरेक्शन में, रिलेटिव हो गया v प्लस वी एस। इस तरीके से आप कोई भी केस सॉल्व कर सकते हो। नोट कर लिया इसको? यस सर। ठीक, अब याद रखना, इस रिजल्ट को याद रखिएगा। अब इसके ऊपर आगे क्वेश्चन और बताते हैं। इसमें डॉपलर इफेक्ट एंड रिफ्लेक्शन, मान लो ये है, क्विकली देखते हैं। सपोज यहाँ पर कोई वॉल है और ये वॉल स्टेशनरी है, रेस्ट पे है,
कोई सोर्स इसकी तरफ जा रहा है वीएस स्पीड से, और ये जो फ्रीक्वेंसी एमिट कर रहा है, फ्रीक्वेंसी एमिटेड इक्वल्स टू स्मॉल एफ। तो ऑब्वियसली साउंड की वेव इस वॉल पे जाएंगे, वॉल से टकरा करके वापस आ जाएंगे। क्वेश्चन ये है कि जो वेव रिफ्लेक्ट होगी उसमें क्या वेवलेंथ आएगी, रिफ्लेक्टेड वेव कितनी वेवलेंथ की होगी, रिफ्लेक्टेड वेव कितने फ्रीक्वेंसी की होगी, ये क्वेश्चन। व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ रिफ्लेक्टेड वेव? तो क्वेश्चन सुनना, वेवलेंथ ऑफ रिफ्लेक्टेड वेव एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिफ्लेक्टेड वेव, ये दोनों निकालने हैं। तो कंसेप्ट ये कहता है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ रिफ्लेक्टेड वेव, फ्रीक्वेंसी ऑफ रिफ्लेक्टेड वेव इज ऑलवेज सेम एज द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट वेव। ये आपका कंसेप्ट इसमें रहेगा, इंसिडेंट वेव रिफ्लेक्टेड वेव सेम फ्रीक्वेंसी। बट वेव जो इंसिडेंट वेव है उनकी फ्रीक्वेंसी कैसे निकाली जाएगी, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट वेव। तो इसके लिए आप फिर से ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट वेव कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला होगा फ्रीक्वेंसी ऑफ एमिशन मल्टीप्लाइड बाय, इसमें जो वॉल है जहां से साउंड रिफ्लेक्ट हो रहा है वो आपके लिए एज ऑब्जर्वर काम कर जाएगा, जहां से साउंड को रिफ्लेक्ट होना है। तो जहां पर ऑब्जर्वर है उसकी जगह पर रिफ्लेक्टर यूज करें, ऑब्जर्वर की जगह रिफ्लेक्टर, दिस वॉल एज ऑब्जर्वर यानी एज रिफ्लेक्टर। तो वेव की स्पीड विथ रिस्पेक्ट टू द ऑब्जर्वर यानी वेव की स्पीड विथ रिस्पेक्ट टू दिस वॉल, और वेव वी स्पीड पर चल रही है यहाँ पर। तो वो वेव जहां से रिफ्लेक्ट होनी है वो स्टेशनरी है, इसका मतलब वेव विथ रिस्पेक्ट टू द वॉल न्यूमरेटर पार्ट वो v हो गया, डिवाइडेड बाय वेव विथ रिस्पेक्ट टू द सोर्स, वेव सोर्स के रिलेटिवली v माइनस vs। ये इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी है और यही रिफ्लेक्टेड फ्रीक्वेंसी भी है। जिस सरफेस से रिफ्लेक्ट होना है उसको अपना ऑब्जर्वर मान लेते हैं। नाउ जो साउंड रिफ्लेक्ट होगा इस पे उसका वेवलेंथ निकालने के लिए नोटिस करेंगे लैम्डा ऑफ रिफ्लेक्टेड वेव, अगर ये कैलकुलेट करना चाहते हैं तो इट शुड बी स्पीड, सिंपल सा लॉजिक, स्पीड ऑफ रिफ्लेक्टेड वेव रिलेटिव टू, अब आप बताओ रिफ्लेक्टेड वेव के लिए सोर्स कौन बनेगा, कौन साउंड को रिफ्लेक्ट कर रहा वापस। तो ऑब्वियस है कि जो साउंड रिफ्लेक्ट हो रही है वो इस वॉल से रिफ्लेक्ट हो रही है, मतलब कि जो वेव आ रही थी उनके लिए ये वॉल ऑब्जर्वर था, रिसीवर था, लेकिन जो वेव यहाँ से पलट करके जा रही है, रिफ्लेक्ट होके जा रही है, रिफ्लेक्टेड वेव के लिए यही वॉल एज ए सोर्स। तो लैम्डा निकालने के लिए स्पीड ऑफ अ वेव रिलेटिव टू द सोर्स, अब सोर्स की जगह पर वॉल यूज करेंगे, और डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी ऑफ एमिशन, यानी कि डिवाइडेड बाय एमिशन फ्रीक्वेंसी, मतलब कि जिस फ्रीक्वेंसी से उसने रिफ्लेक्ट किया यहाँ पर, एफ रिफ्लेक्टेड। जब इसको फर्दर प्रोसीड करेंगे तो लैम्डा रिफ्लेक्टेड की वैल्यू मिलेगी हमें इक्वल टू स्पीड ऑफ रिफ्लेक्ट। अब जो वेव रिफ्लेक्ट होंगी वो भी v स्पीड से जाएंगी, बिकॉज वेव की स्पीड मीडियम का फंक्शन होती है, तो जिस मीडियम से इंसिडेंट होगा उसी मीडियम से वापस जा रहे हैं। तो वेव स्पीड जो जाने समय थी वो आते समय भी होगी, वेव स्पीड v रिलेटिव टू रिफ्लेक्टर, हमारा रिफ्लेक्टर रेस्ट पे, तो वेव स्पीड विथ रिस्पेक्ट टू द रिफ्लेक्टर यानी सिंपली v डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी जो रिफ्लेक्ट हुई है वो ये है एफ एमिशन और v अपॉन v माइनस vs। पूरा सिंप्लीफाई कर लीजिए इसको तो ये आंसर आ जाएगा v माइनस vs डिवाइडेड बाई एफ एमिशन, ये लैम्डा रिफ्लेक्टेड।
अब इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर ले। सपोज जो हमारा रिफ्लेक्टिंग वॉल है उसमें कुछ मोशन हो रहा है, मान ले वो वी डब्ल्यू स्पीड से चल रहा है और सोर्स इसकी तरफ वी एस स्पीड पे चल रहा है और यहां से वेव एमिट हो रही है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी दे रखी है आपको एफ, वेव फ्रीक्वेंसी एफ और वेव की स्पीड। फिर से सेम क्वेश्चन, लैम्डा रिफ्लेक्टेड और रिफ्लेक्टेड फ्रीक्वेंसी। तो फर्स्ट पॉइंट, फ्रीक्वेंसी रिफ्लेक्टेड सेम एज द फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट। और रूल ध्यान रखना है, फॉर इंसिडेंट वेव वॉल रिसीवर है यानी कि ऑब्जर्वर है, और फॉर रिफ्लेक्टेड वेव ये वॉल एमिटर यानी कि सोर्स है। तो जब हम फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट निकाल रहे होंगे तो ये वॉल को कंसिडर किया जाएगा एज ऑब्जर्वर और ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो एमिशन फ्रीक्वेंसी, नाउ जो वेव इसकी तरफ जाएंगी इंसिडेंट वाली, उन वेव में वेव स्पीड विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, वेव स्पीड विथ रिस्पेक्ट टू वॉल, बिकॉज वॉल को ऑब्जर्वर मानना है v प्लस वी डब्ल्यू। डिवीजन में वेव स्पीड विथ रिस्पेक्ट टू सोर्स, इंसिडेंट वेव के लिए ये सोर्स होगा, रिफ्लेक्टेड वेव के लिए वॉल सोर्स होगी। इंसिडेंट वेव के लिए वॉल ऑब्जर्वर बनेगा। वेव स्पीड विथ रिस्पेक्ट टू सोर्स, वेव एंड सोर्स सेम डायरेक्शन, स्पीड हो गई v माइनस वी एस। सेकेंड पॉइंट, लैम्डा रिफ्लेक्टेड, स्पीड ऑफ द वेव v, बट वो रिलेटिव चाहिए, रिलेटिव टू द सोर्स। रिफ्लेक्टेड वेव का सोर्स वॉल है, रिफ्लेक्ट होने के बाद वेव लेफ्ट साइड पे जाएगी। रिफ्लेक्टेड वेव और ये वॉल जो कि सोर्स ऑफ रिफ्लेक्टेड वेव है, दोनों सेम डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे हैं। रिलेटिव स्पीड हो गई v माइनस वी डब्ल्यू डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी ऑफ रिफ्लेक्टेड वेव, एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ रिफ्लेक्टेड वेव सेम एज द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट वेव, यानी f v प्लस वी डब्ल्यू अपॉन v माइनस वी एस। ये पूरा आंसर बनेगा इसका। ये कोई फॉर्मूला नहीं दे रहे हैं, तो साइन में फर्क आ सकता है, प्लस माइनस हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है क्वेश्चन में कौन किस डायरेक्शन में चल रहा है। क्लियर है ये चीज? Yes, sir. कंसेप्चुअली समझ पा रहे कैसे निकालना है रिफ्लेक्टेड लैम्डा रिफ्लेक्टेड। जहां से रिफ्लेक्ट हो रहा है, इंसिडेंट वेव की जब बात कर रहे होंगे तो वॉल को एज ए ऑब्जर्वर मानिए, रिफ्लेक्टेड वेव की जब बात करेंगे तो वॉल को एज ए सोर्स मान लेंगे, और ये दो रिजल्ट्स हमेशा ध्यान रखें। चलिए, सो फॉर हम लोगों ने ये माना था कि मीडियम हमारा मूव नहीं कर रहा था, सो फॉर ये एजम्पशन था। तो अगर हम उसको उस फैक्टर को कंसिडर करें, इफेक्ट ऑफ मोशन ऑफ द मीडियम, उससे हमारे रिजल्ट्स में क्या फर्क आएगा अगर मोशन मीडियम का हो। अभी इसके लिए बड़ा सिंपल केस मानेंगे। सिंपल केस ये मानते हैं कि जो सोर्स है वो रेस्ट पे है, जो ऑब्जर्वर है वो भी रेस्ट पे है, सिर्फ मीडियम जो है वो ट्रेवल कर रहा है। भाई सबसे एक्सट्रीम केस वो आएगा जब तीनों चीजें मूव कर रही होगी। और इसके लिए आपको एक चीज बता दिया जाए, पहले तो एक चीज बता दें कि हम लोगों ने वेव स्पीड के इनिशियल लेक्चर्स में कुछ फॉर्मूले डिस्कस किए। जो फॉर्मूले डिस्कस हुए थे वो बता दें आपको। वेव स्पीड के फॉर्मूले रूट ऑफ टी डिवाइडेड बाय म्यू, अगर वेव स्ट्रिंग में है तो
तो स्ट्रिंग इज द मीडियम, वेव स्पीड अंडर रूट ऑफ बी अपॉन रो, बल्क मॉडुलस बाय रो, अगर वो किसी गैसेस में है, यहाँ पर गैस एज ए मीडियम है, मतलब कि वो गैस रेस्ट पे, मीडियम रेस्ट पे होना मतलब स्ट्रिंग रेस्ट पे होना। हालांकि स्ट्रिंग वाली वेव के अंदर डॉपलर इफेक्ट नहीं आता, डॉपलर इफेक्ट साउंड के केस में आता है। तो साउंड की वेव में अंडर रूट बी बाय रो, या फिर अगर वो सॉलिड के अंदर है तो अंडर रूट ऑफ बाई अपॉन रो। और ये जितनी भी स्पीड के फॉर्मूले आपको दिए जाते हैं वो ये एज्यूम करके दिए जाते हैं कि स्ट्रिंग स्टेशनरी है, गैस स्टेशनरी है, सॉलिड स्टेशनरी है, मतलब ऑल दीज फॉर्मूलाज आर कैलकुलेटेड इन द स्टिल मीडियम। इनको जब डिराइव किया जाता है तो उस टाइम पर मीडियम को रेस्ट पे मान करके ही सारी डेरिवेशंस की गई हैं, उस डेरिवेशन के बाद ही ये रिजल्ट्स आते हैं, अंडर रूट टी बाई म्यू, अंडर रूट पी बाई रो और अंडर रूट पाई बाई रो। और काइनेमेटिक्स में ये चीज बहुत क्लियर बताई जा चुकी है कि मीडियम जब चलता है तो जो इफेक्टिव वेलोसिटी होती है किसी भी ऑब्जेक्ट की, वो रिवर बोट प्रॉब्लम भी इसी के अंदर था, विंड एयरक्राफ्ट प्रॉब्लम सब ऐसे ही थी। तो इसमें आपका कंसेप्ट ये लगाना है दैट इफेक्टिव स्पीड यानी कि इफेक्टिव वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव इक्वल्स टू वेव स्पीड, इसको मैं सिंबॉलिकली लिख दे रहा हूं, स्पीड ऑफ अ वेव इन द स्टिल मीडियम एंड प्लस द वेलोसिटी ऑफ मीडियम। ये दोनों वेक्टोरियली ऐड किए जाएंगे। ये एग्जैक्टली वैसा होता है जैसे रिवर बोट में डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम होते हैं। रिवर बोट प्रॉब्लम्स में जैसे डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम होते हैं कि अगर आपसे कहा जाए कि कोई बोट, एक बोट की वेलोसिटी वीबी है, रिवर की वेलोसिटी वीआर है और डाउन स्ट्रीम में जा रहे हैं। डाउन स्ट्रीम का मतलब जिस तरफ रिवर फ्लो हो रही है बोट उसी डायरेक्शन में चले अगर, तो बोट की इफेक्टिव स्पीड वीबी प्लस वीआर मान लेते हैं डाउन स्ट्रीम जाने पे, और अप स्ट्रीम जाने पर बोट की वेलोसिटी को मानते हैं वीबी माइनस वीआर, माइनस कर देते हैं उसको। तो ऐसे में अगर यहां पर हम बात कर ले कि हमारा सोर्स रेस्ट पे, ऑब्जर्वर भी रेस्ट पे, दोनों ही रेस्ट पे, और सपोज ये दोनों जिस मीडियम के अंदर है वो मीडियम कोई गैस है और गैस को हम एयर मानते हैं यहाँ पर, और एयर जो है वो उसकी एक वेलोसिटी है, वो वी ए मान लीजिए, वेलोसिटी ऑफ एयर। सोर्स स्टेशनरी, ऑब्जर्वर स्टेशनरी, सिंपल केस पहले डिस्कस कर रहे हैं। वेव सोर्स से ऑब्जर्वर की तरफ जाएगी, इसको रिवर बोट प्रॉब्लम से कंपेयर करें, रिवर बोट प्रॉब्लम से कंपेयर करके ये चेक करो कि ये डाउन स्ट्रीम मोशन है या फिर अप स्ट्रीम मोशन। एयर को वाटर मान ले, एयर को जस्ट लाइक वाटर रिवर मान लीजिए, और वेव को बोट के तरीके से कंसिडर किया जाए तो बोट और रिवर सेम डायरेक्शंस में, यानी कि डाउन स्ट्रीम केस, डाउन स्ट्रीम केस में इफेक्टिव वेलोसिटी प्लस करके आएगी। ये यहाँ पर वेव की इफेक्टिव स्पीड v प्लस वी ए, वेव की स्पीड प्लस एयर की स्पीड। और अगर हमारा सोर्स f फ्रीक्वेंसी की वेव को एमिट कर रहा हो, फ्रीक्वेंसी ऑफ एमिशन यहाँ पर f दिया गया हो, तो उसके आगे के क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन, ऑब्जर्वर के लिए वेव कितनी स्पीड पर मानी जाएगी। क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि इस ऑब्जर्वर को जो वेव रिसीव होगी वो वेव कितनी स्पीड से इसके पास पहुंचेगी, स्पीड ऑफ वेव विथ विच वेव अराइव्स एट द ऑब्जर्वर, V plus VA. v प्लस वी ए, तो v प्लस वी ए, जगह ही नहीं बनी, यहाँ कहीं नोटिस करना, थोड़ा सा प्लेस चेंज करें। v प्लस वी ए आप कह सकते हो कि दिस इज द वेव स्पीड फॉर ऑब्जर्वर। दूसरा क्वेश्चन, इस पर्सन की नजर में जो वेव इस पर्सन के पास जा रही है वो कितने वेवलेंथ की है, जो वेव इस पर्सन के पास पहुंचेगी उसमें क्या वेवलेंथ होगी। तो लैम्डा इक्वल टू स्पीड ऑफ वेव, बट स्पीड ऑफ वेव इफेक्टिव लेनी पड़ेगी आप, और इफेक्टिव स्पीड है v प्लस वी रिलेटिव टू सोर्स, फिलहाल तो सोर्स रेस्ट पे है, डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी ऑफ एमिशन विच इज f।
तो ऑब्जर्वर के लिए वेव स्पीड v प्लस वी ए, ऑब्जर्वर के लिए ये वेवलेंथ। तो अब ऑब्जर्वर के लिए फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी? इस ऑब्जर्वर के लिए फ्रीक्वेंसी अगर पूछा जाए क्या बनेगी, तो इस ऑब्जर्वर के लिए साउंड वेव v प्लस वी ए की स्पीड पर आ रहे हैं डिवाइडेड बाय जिस वेवलेंथ से आ रहे हैं, वेवलेंथ v प्लस वी ए बाई एस। तो ये बेसिकली f के बराबर आ जाएगा एक्चुअली, v प्लस वी ए और v प्लस वी ए कैंसिल आउट कर जाएंगे, यानी कि ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी और एमिटेड फ्रीक्वेंसी सेम है। बट यहां पर थोड़ा सा डिफरेंस है, ध्यान देना इसमें क्वेश्चन में। यहां पर वेवलेंथ वगैरह पूछेंगे तो मिस्टेक होती है लोगों से, क्योंकि ज्यादातर लोग वेवलेंथ को निकालने के लिए v बाई एफ का फॉर्मूला लगाते हैं, जबकि एक्चुअल में जो वेवलेंथ इसके पास आएगी वो v प्लस वी ए डिवाइडेड बाई एफ के बराबर आएगी। ये सिंपलेस्ट केस था जिसमें हम लोगों ने ये माना था कि सोर्स भी रेस्ट पे है और ऑब्जर्वर भी रेस्ट पे। अब अगर ये भी मूव करे, जो सबसे क्रिटिकल केस है, सब कुछ मूव कर जाए, सोर्स ऑब्जर्वर मीडियम सब कुछ चले, तो सोर्स वीएस से ऑब्जर्वर फॉर एग्जांपल इसकी तरफ आ रहा है वीओ से, और मीडियम यानी कि जो एयर है या जिस भी मीडियम है, पानी में है तो पानी को मीडियम मान लेंगे, एयर में है तो एयर को मीडियम मान लेंगे। सपोज वो एयर, अब वो भी हो सकता है इधर जा रही हो सकता है इधर, हवा किस तरफ है अभी तो पता नहीं, तो मान लेते हैं कि जो हवा है वो इस तरफ जा रही है। और वेव हमेशा सोर्स से ऑब्जर्वर की तरफ, इस डायरेक्शन में वेव चल रही होगी, सोर्स टू ऑब्जर्वर, और उसकी स्पीड v। बट नोटिस करिए जो वेव की स्पीड v कह रहे हैं, ये स्पीड स्टिल मीडियम में है। अब एक एक करके क्वेश्चन पूछेंगे इसमें। नंबर 1, व्हाट इज द वेव स्पीड ऑब्जर्व्ड बाय द पर्सन? पहला क्वेश्चन की वेव स्पीड पर्सन के हिसाब से क्या बनेगी? इसका आंसर होगा वेव और मीडियम अपोजिट डायरेक्शन में। पहले तो आप ये देखेंगे वेव और मीडियम ये अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये अप स्ट्रीम केस, इसके हिसाब से देखेंगे v माइनस वी ए। और उसके बाद वेव और पर्सन में रिलेटिव लगाइए, वेव और मीडियम अपोजिट। तो पहले हमने वेव की इफेक्टिव स्पीड निकाली, तो वेव की इफेक्टिव स्पीड अप स्ट्रीम के केस में v माइनस वी ए, और उस वेव की इफेक्टिव स्पीड का और पर्सन का रिलेटिव यूज करेंगे। तो क्योंकि ये दोनों अपोजिट डायरेक्शंस में चल रहे हैं, तो रिलेटिव निकालने के लिए हमें यहाँ पर प्लस v नॉट करना होगा। ये हो गया आपका टोटल वेव स्पीड ऑब्जर्व बाय दिस पर्सन। सेकेंडली, वेवलेंथ ऑब्जर्व्ड बाय दिस पर्सन क्या होगा, मतलब जो वेव पर्सन के कानों में जाएगी कितनी वेवलेंथ की होगी, इसके लिए ऊपर वाला फॉर्मूला स्पीड ऑफ वेव, बट यहाँ पर इफेक्टिव स्पीड करनी होगी, इफेक्टिव स्पीड ऑफ द वेव। एक बार फिर से आप स्ट्रीम है तो ये हो जाएगा v माइनस वी ए, इफेक्टिव स्पीड ऑफ वेव रिलेटिव टू सोर्स, सोर्स और वेव सेम डायरेक्शन में, रिलेटिव निकालने के लिए माइनस वी एस, और डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी ऑफ एमिशन, एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ एमिशन हम लोग f मानते हैं। ये आ गई वेवलेंथ। नाउ वेव स्पीड ऑब्जर्व्ड बाय द पर्सन डिवाइडेड बाय वेवलेंथ ऑब्जर्व्ड बाय द पर्सन, इनको डिवाइड कर लीजिए, वो फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व आ जाएगी। इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं, सो ये हो जाएगा f और ये बन जाएगा ये, इसका फाइनल आंसर बन जाएगा। और इस तरीके से और भी प्रॉब्लम्स आएंगी डायरेक्शंस बदल करके, तो डायरेक्शन बदलने पर अपने आप एडजस्ट करोगे और रिलेटिव कैसे यूज कर रहे हैं। मतलब सिंपल सा लॉजिक है, जहां जहां पर मीडियम चले वहां पर इफेक्टिव वेव स्पीड कर लीजिए, इफेक्टिव वेव स्पीड, इफेक्टिव वेव स्पीड,
और बाकी सब ऐसे ही चलेगा, बाकी कंसेप्ट ऐसे ही, और इफेक्टिव वेव स्पीड अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम वाले कंसेप्ट से आ जाते हैं। हो गया पॉइंट क्लियर? Yes, sir. ठीक है, इसके बाद आते हैं, अभी तक हम लोगों ने सब कुछ कंसिडर कर लिए, लेकिन अभी भी हम लोगों ने एक पार्ट छोड़ा हुआ है, उसमें यह है कि अभी हमने सब कुछ सारे मोशंस सेम डायमेंशन पे लिए, मतलब सब कुछ एक्स डायमेंशन पे चल रहा था या सब कुछ वाई डायमेंशन पे चल रहा था। नाउ केस आता है जिसमें मोशन अपोजिट डायमेंशन में हो, मतलब डिफरेंट डायमेंशन हो, मतलब एक एक्स डायमेंशन में, एक वाई डायमेंशन में, एंड सो इस तरीके से। तो ये कुछ बड़े यूनिक केसेस, डिफरेंट केसेस। पहला केस, पर्सन, मतलब अभी तक हम लोगों ने ये माना था कि पर्सन और सोर्स एक दूसरे की तरफ आ रहे थे या एक दूसरे से दूर जा रहे थे। अब हम क्या मानने के लिए कि सोर्स पर्सन, मतलब फिर से एक बार रिपीट कर दूं, एक केस होता है कि सोर्स डायरेक्टली पर्सन की तरफ जाए, सीधा उसकी तरफ चले, तो हम लोगों ने ये वाले केसेस डिस्कस किए हैं। अब हम क्या कह रहे हैं कि सोर्स डायरेक्ट पर्सन की तरफ नहीं चल रहा, किसी एंगल पे जा रहा हूं, इधर पे जा रहा हूं वीएस स्पीड से, मेकिंग सम एंगल फ्रॉम सोर्स, थीटा एंगल पे जा रहा हूं, एंड लेट्स से कि ये रेस्ट पे ही, पर्सन अभी भी रेस्ट पे, सोर्स मोशन में है, मीडियम रेस्ट पे है। हालांकि प्रॉब्लम में ये सब कुछ चेंज किया जा सकता है, मीडियम को भी मोशन में डाल सकते हैं, और एमेजन फ्रीक्वेंसी यहां पर एफ है। अब क्या होगा रिजल्ट, इसमें हालांकि डिटेलिंग की ज्यादा जरूरत नहीं है, क्योंकि बेसिक आइडिया आपको पता है कि जो हम लोगों ने रिजल्ट डिराइव किए हैं उनमें ये मान के डिराइव किया था कि सोर्स वाज मूविंग टुवर्ड्स ऑब्जर्वर या फिर अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर। इसमें किसी एंगल पर है तो इसमें सीधा सा रूल भी होता है, आप वीएस को रिजोल्व करें, और वीएस को जब रिजोल्व करेंगे तो इस साइड वीएस कॉस थीटा नेचुरल सी बात है, जो ऑब्जर्वर की तरफ होगा, और इसके परपेंडिकुलर साइड पर वीएस साइन थीटा। और हम इस कंपोनेंट को यूज करेंगे अपने फॉर्मूलोज में, वीएस कॉस थीटा वाले कंपोनेंट को यूज करें, एक एक करके चलते हैं। इस पर्सन के लिए वेव स्पीड क्या बनेगी बताएं, फॉर दिस पर्सन अगर पूछा जाए कि वेव की क्या स्पीड होगी, V plus Vs cos theta. वेव स्पीड, वेव की स्पीड पर्सन के लिए क्या होगी, पर्सन स्टेशनरी है, मीडियम भी स्टेशनरी है, और वेव हमेशा सोर्स से ऑब्जर्वर की तरफ दिखाई जाती है, ऑलवेज फ्रॉम सोर्स टू ऑब्जर्वर। वेव के मोशन की जो डायरेक्शन लोगे आप, वेव मोशन का डायरेक्शन वो हमेशा सोर्स से ऑब्जर्वर होगा। सोर्स के मोशन की कोई भी डायरेक्शन हो सकती है, बट वेव मोशन की डायरेक्शन डॉपलर इफेक्ट में हमेशा सोर्स से ऑब्जर्वर की तरफ, यानी मोशन ऑफ अ वेव इज डायरेक्टली टुवर्ड्स ऑब्जर्वर, और ना तो मीडियम चल रहा ना ऑब्जर्वर चल रहा, तो जो वेव की एक्चुअल स्पीड है वही आपकी ऑब्जर्व्ड स्पीड होगी, यानी कि सिंपल वी। अब पूछा जाए कि इस पर्सन के लिए वेवलेंथ क्या मिलेगी, ये कौन सी वेवलेंथ का साउंड एमिट कर रहा होगा, साउंड रिसीव कर रहा होगा, तो इसका आंसर यहां से, स्पीड ऑफ अ वेव रिलेटिव टू द सोर्स। बट यहां पर अब एक चक्कर देखिए, वेव का मोशन डायरेक्टली ऑब्जर्वर की तरफ है, वेव मोशन डायरेक्टली ऑब्जर्वर की तरफ, लेकिन सोर्स का मोशन जो है वो किसी और डायरेक्शन में, वेव मोशन एंड सोर्स मोशन डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शंस में है। तो जब यहां पर रिलेटिव यूज करेंगे तो यहां पर कंपोनेंट फॉर्म यूज करेंगे, और स्पीड ऑफ द वेव, तो सबसे पहले वेव की स्पीड लिखेंगे v रिलेटिव टू द सोर्स, सोर्स की वेलोसिटी का सिर्फ वो वाला कंपोनेंट यूज करिए जो वेव की डायरेक्शन में चल रहा है, और वेव की डायरेक्शन में वो वीएस कॉस थीटा है जो कि सेम डायरेक्शंस में,
तो यहां पर लिख देंगे v माइनस वी एस कॉस थीटा एंड डिवाइडेड बाय एमिटेड फ्रीक्वेंसी। ये वो वेवलेंथ होगी जो इसके पास आएगी। ये सब चीजें आपको थोड़ा समझना पड़ेगा, बिकॉज बुक्स में ये सब चीजें अवॉइड की गई है, मतलब वो वेवलेंथ के ऊपर कोई डिस्कशन ही नहीं करते। तो पर्सन के लिए वेव स्पीड मालूम चल गई, पर्सन के लिए वेवलेंथ मालूम चल गई। अब आते हैं इस पर्सन के लिए क्या फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व होगी। तो जब पर्सन के लिए वेव स्पीड पता है, पर्सन के लिए वेवलेंथ पता है, तो फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए वेव स्पीड डिवाइडेड बाय लैम्डा। ये इसका आंसर बन गया। अब यहां पर एक पॉइंट, ये सब कुछ सही है, यहां पर एक पॉइंट ये होता है कि जो एंगल थीटा है, पहली बात तो एंगल थीटा है क्या चीज, मतलब इन रिजल्ट्स में जो थीटा एंगल है वो कौन सा एंगल है, किन के बीच का एंगल है। तो थीटा एंगल यूज कर रहे हैं वेव के मोशन में और सोर्स के मोशन की जो डायरेक्शन है, सोर्स जिस डायरेक्शन में मोशन कर रहा है और वेव जिस डायरेक्शन में मोशन कर रही है, उन दोनों के बीच का एंगल। बट यहां पर प्रॉब्लम वाली पॉइंट क्या है, देखिए वेव का मोशन हमेशा ध्यान रखना, वेव मोशन ऑलवेज फ्रॉम सोर्स टू पर्सन, ऑलवेज फ्रॉम सोर्स टू पर्सन। अब अगर ऐसे केसेस में मान लिया जाए कि कोई एक सोर्स है, सपोज दैट कोई एक सोर्स है जो कि वाई डायमेंशन में जा रहा है और उसके बिल्कुल सामने कोई पर्सन खड़ा हो, तो यहां पर वेव मोशन कौन सी डायरेक्शन में दिखाएगा। आंसर क्लियर है कि वेव का मोशन हमेशा सोर्स से ऑब्जर्वर की तरफ दिखाइए। तो सोर्स अगर ये है और ऑब्जर्वर ये है, तो इसका मतलब वेव का मोशन इस तरफ और सोर्स का मोशन ऊपर है, तो यहां पर एंगल 90 डिग्री। जैसे जैसे ये सोर्स वाई एक्सिस पर आगे बढ़ता चला जाएगा, यहां से यहां चला गया सोर्स, जबकि जा अभी भी ये वाई डायरेक्शन में ही रहा है। अब आप वेव का मोशन कंसीडर करोगे सोर्स से ऑब्जर्वर की तरफ, यानी कि ये डायरेक्शन वेव मोशन की मानी जाएगी, फ्रॉम सोर्स टू ऑब्जर्वर। और अब वेव मोशन में और सोर्स के मोशन में एक अलग एंगल बन रहा है, यहाँ पर 90 से कुछ ज्यादा एंगल बन रहा है। तो क्वेश्चन ये अराइज होता है कि ये जो थीटा है, ये एंगल बिटवीन द सोर्स मोशन एंड वेव मोशन तो है, बट कौन से मूवमेंट का एंगल है, मतलब ये थीटा इंस्टेंटेनियस एंगल है यहाँ पर, और इंस्टेंट कौन सा लेना है, कौन से इंस्टेंट का एंगल है, ये बस ध्यान रखना है। तो इसको बता दें, दिस इज द इंस्टेंटेनियस एंगल बिटवीन सोर्स एंड वेव मोशन। लेकिन इसमें सोर्स का मोशन आप कंसीडर करोगे उस टाइम पर जिस टाइम पर उसने वेव को एमिट किया होगा। इंस्टेंटेनियस एंगल बिटवीन सोर्स एंड द वेव मोशन, बट सोर्स का मोशन कंसीडर करना है एट द टाइम ऑफ एमिशन ऑफ साउंड। एट द टाइम ऑफ एमिशन ऑफ साउंड, एग्जांपल के थ्रू समझाते हैं इसको। सपोज सोर्स हमारा वाई एक्सिस पे चल रहा है और इसकी अपनी एक वेलोसिटी है वीएस की, एक्स एक्सिस पर कोई ऑब्जर्वर है स्टेशनरी रेस्ट पे। अब आपसे कहा जा रहा है फाइंड फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड, सॉरी, फाइंड फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड received when source
इज एट ओरिजिन, ये क्वेश्चन दिया है, ओरिजिन यहां पर है, और ये सोर्स कंटिन्यूअसली साउंड को एमिट कर रहा है, और एमिटेड फ्रीक्वेंसी आपको स्मॉल एफ दी गई, साउंड की फ्रीक्वेंसी। क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड रिसीव्ड व्हेन द सोर्स इज एट ओरिजिन। तो व्हेन सोर्स इज एट ओरिजिन, ये तो कोई एक इंस्टेंट होगा ना, सोर्स हमेशा तो ओरिजिन पे रहेगा नहीं। अगर सोर्स मोशन में है तो ये ऑब्वियस सी बात है कि वो परमानेंटली तो ओरिजिन पे होगा नहीं, वो कोई एक स्पेसिफिक टाइम होगा जब सोर्स ओरिजिन पे होगा। उस स्पेसिफिक टाइम पर साउंड को एमिट किया जा रहा है या उस स्पेसिफिक टाइम पर साउंड को रिसीव किया जा रहा है? तो लैंग्वेज रिसीव। ऑफ क्वेश्चन रिसीव कर रहे हैं, यानी कि जिस टाइम पर सोर्स ओरिजिन पर है, जिस इंस्टेंट पर सोर्स ओरिजिन पर है, उस इंस्टेंट पर इस पर साउंड रिसीव हो चुका है, यानी ये साउंड के एमिट करने वाला इंस्टेंट नहीं है। और हमने पीछे नोट्स में आपको अभी जस्ट थोड़ी देर पहले कंसेप्ट बताया कि जो वीएस कॉस थीटा में थीटा एंगल होगा, वो उस समय का लेना पड़ता है जिस समय का साउंड एमिट हुआ। इसके भी कुछ कोऑर्डिनेट्स मान लेते हैं, a,0 टाइप का। तो अगर सोर्स के यहां आने पर साउंड रिसीव हो रहा है, तो यह ऑब्वियस सी बात है कि वो साउंड इस पॉइंट से पहले कभी एमिट हो गया होगा। मतलब यहां कहीं पर सोर्स होगा जब उसने साउंड को एमिशन किया होगा, यानी कि लोकेशन ऑफ सोर्स व्हेन साउंड वाज एमिटेड। और यहां पर लोकेशन ऑफ सोर्स आपको दी जा रही है, लोकेशन ऑफ सोर्स ये दिया गया है जब उसको रिसीव कर लिया आपने, व्हेन साउंड इज रिसीव्ड। बोलिए। यस सर। राइट, तो जिस समय साउंड एमिट हुआ था उस समय सोर्स के मोशन में, और उस इंस्टेंट पर सोर्स से पर्सन की तरफ एक वेव का डायरेक्शन लिखा होगा, और ये सोर्स है, तो ये वाला एंगल थीटा हमें यूज करना है। यानी कि जो फ्रीक्वेंसी यहां पर मिलेगी आपको, यानी कि फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व विल बी एफ वी अपॉन, पीछे फॉर्मूला तो ठीक था, फॉर्मूला है v माइनस वी एस कॉस थीटा, बस सिर्फ आपको ध्यान रखना है कि कॉस थीटा यहाँ पर क्या रखना होगा, क्योंकि लोग कंफ्यूज होते हैं जिनके कंसेप्ट क्लियर नहीं है। वो क्या करते हैं, वो इस मोमेंट को देखते हैं, इस मोमेंट पर सोर्स की वेलोसिटी इस तरफ है, और इस मोमेंट पर सोर्स से पर्सन की तरफ एक वेव जाएगी। तो अगर हम ये वाला मूवमेंट चेक करेंगे तो वेव के मोशन में और सोर्स के मोशन में 90 डिग्री एंगल बना, तो उस हिसाब से यहाँ cos 90 रहना चाहिए, बट ये मिस्टेक है, क्योंकि ये मोमेंट साउंड के रिसीव करने का है, रिसीव करने के समय है, एमिट करते वक्त कोई और एंगल था। आपको हमेशा सिर्फ ये ध्यान रखना है कि जो थीटा है वो एमिशन के टाइम पर लेना है। अब ये थीटा कैसे निकाल सकते हैं, अगर सोर्स ने यहां पर एक साउंड एमिट किया, और वो साउंड जब पर्सन के पास गया तब ये सोर्स यहां पर आ गया, यानी जितने टाइम में सोर्स इस पॉइंट से यहां पर गया है, जितने टाइम में सोर्स ने ये डिस्प्लेसमेंट कवर की, उतने ही टाइम में वेव ने ये डिस्प्लेसमेंट कवर करी। तो ये डिस्टेंस वेव ट्रेवल कर रही है, तो ये वेव की स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम होगा, और ये डिस्टेंस सोर्स कवर कर रहा है, तो ये सोर्स की वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय टाइम होगा। और cos ऑफ थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस लगाएंगे, cos ऑफ थीटा विल बी दिस वीएसटी डिवाइडेड बाय वीटी, यानी कि वीएस अपॉन वी। तो यहाँ पर cos थीटा को रिप्लेस कर लेंगे, और ये बन जाएगा वीएस अपॉन वी, ये इसका फाइनल आंसर आ जाएगा।
और हमेशा ध्यान रखिएगा, सोर्स का मोशन साउंड के एमिशन के वक्त देखा जाता है और ऑब्जर्वर का मोशन साउंड को रिसीव करते वक्त देखा जाता है। एमिशन के टाइम सोर्स की वेलोसिटी, रिसीव के टाइम ऑब्जर्वर की वेलोसिटी। अगर सोर्स जब ओरिजिन पर है, यहां पर साउंड मान लो एमिट होता, अगर सपोज इस पॉइंट पर साउंड एमिट करे, तो उस साउंड के करस्पॉन्डिंग यहां पर एपरेंट फ्रीक्वेंसी कितनी आएगी, अगर पूछा जाए। यहां पर क्वेश्चन की लैंग्वेज बदल दें और क्वेश्चन की लैंग्वेज बदल करके ये कह दें कि फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड, रिसीव्ड की जगह आपसे कह दिया जाए एमिटेड। एमिटेड व्हेन द सोर्स वाज एट ओरिजिन, यानी यहां पर जब साउंड एमिट होगा, तो अगर इस पॉइंट पर साउंड एमिट हो रहा है, तो वेव और सोर्स के मोशन में 90 डिग्री का एंगल है। तो यहाँ पर जो कॉस थीटा आ रहा था वो कॉस 90 बन जाएगा, कॉस 90 के हिसाब से वो 0 बन जाएगा, यानी ये पूरा फैक्टर 0 हो जाएगा। तो वी और वी कैंसिल हो जाएंगे, ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी और एमिटेड फ्रीक्वेंसी सेम होंगी। देखिए, सपोज इस लाइन पर सोर्स चले, एक लाइन है जहां पर सोर्स का मोशन हो रहा और उससे कुछ डिस्टेंस नीचे, कोई डिस्टेंस से डी नीचे एक पर्सन है, वो रेस्ट पे, और सोर्स कंटिन्यूअसली, सोर्स लगातार वीएस स्पीड पे चल रहा है और एक लगातार साउंड एमिट भी कर रहा है, एमिटिंग साउंड कंटिन्यूअसली एट फ्रीक्वेंसी एफ। जस्ट लाइक वैसे मान सकते हो कि पर्सन प्लेटफॉर्म पे खड़ा है और ट्रेन आ रही है और लगातार वो अपना हॉर्न बजाए जा रही है, 5 मिनट तक लगातार अपना हॉर्न बजाते हुए प्लेटफॉर्म पर कोई ट्रेन एंटर कर रही है। तो ऑब्वियस सी बात है कि पर्सन रेलवे ट्रैक पे तो खड़ा होगा नहीं, मतलब ट्रेन इज मूविंग ऑन द रेलवे ट्रैक, पर्सन इज ऑन द प्लेटफॉर्म, तो ये यही वाला केस बन जाएगा, कुछ ऐसा ही केस। तो लगातार सोर्स आगे तो बढ़ रहा है बट लगातार वेव निकलती जा रही है सर, लगातार वेव निकलती चली जा रही है। ऐसे में सिर्फ एक बेसिक आइडिया लगाइएगा, जो वेव यहां पर एमिट होगी, क्योंकि यहां पर लिखा है कंटिन्यूअसली एमिटिंग। एक तो होता है कि हॉर्न, हॉर्न बजाने का एक तरीका होता है कि एक बार हॉर्न बजाइए बंद कर दीजिए, और एक होता है कि आप हॉर्न के ऊपर हाथ रख करके चलो, बजता ही चला जा रहा है वो लगातार। तो यहां पर जो साउंड निकलेगा, वो साउंड जब इसके पास आएगा तो क्या फ्रीक्वेंसी होगी उसकी, मुझे विदाउट कैलकुलेशन ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी और टाइम के बीच में एक ग्राफ प्लॉट करना है, और एमिटेड फ्रीक्वेंसी एफ है, ये एफ है एमिटेड फ्रीक्वेंसी। क्या कभी ऐसा होगा कि इस पर्सन को जो फ्रीक्वेंसी मिले वो एफ के बराबर मिले? कोई ऐसा केस बनेगा जहां पर ये पर्सन इसी एफ फ्रीक्वेंसी के साउंड को रिसीव कर जाए? यस सर, जब उसके सामने हो बस। जब होगा, मतलब यहां पर अगर एमिशन हुआ, क्योंकि इस पॉइंट पर अगर कोई भी साउंड एमिट होगा तो वेव और सोर्स 90 डिग्री के डायरेक्शंस में चल रहे हैं, उस केस में जिस फ्रीक्वेंसी का साउंड एमिट करेंगे उसी फ्रीक्वेंसी से ये सुनाई भी देगा। लेकिन उसके पहले बताइए जरा, इस पॉइंट पर आने से पहले अगर यहां पर साउंड एमिट हो, यहां कहीं साउंड एमिट हो, तो यहां पर तो कुछ एंगल बन रहे होंगे, तो यहां पर आपकी जो ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी होगी वो एफ अपॉन वी माइनस वी एस कॉस थीटा होगा, और ये एफ से ज्यादा होगा। यहां पर जब साउंड एमिट करेंगे
तो वो वेव जब भी इस पर्सन के कानों में जाएगी वो सेम फ्रीक्वेंसी से जाएगी। जब इसके आगे निकल जाएंगे और अगर यहां पर साउंड एमिट किया जाए तो सोर्स के मोशन में और वेव के मोशन में 90 से ज्यादा एंगल बनेगा। तो यहां पर cos थीटा में जब थीटा 90 से ज्यादा बन जाएगा तो cos मोर देन 90 एक नेगेटिव वैल्यू मिलेगी आपको, और एक नेगेटिव यहां पर भी है, यानी कि डिनोमिनेटर में पॉजिटिव साइन आ जाएगा। और जब डिनोमिनेटर में पॉजिटिव साइन आ जाएगा तो इधर वाले साउंड्स की फ्रीक्वेंसी लेस देन एफ होगी, इधर वाले साउंड्स की फ्रीक्वेंसी मोर देन एफ होगी, और यहां से जो साउंड निकलेगा उसकी फ्रीक्वेंसी एफ के बराबर होगी। यानी पहले हम इस एफ से ज्यादा फ्रीक्वेंसी सुन रहे होंगे, क्रॉस हो जाने के बाद उस एफ से कम फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी। कुछ इस टाइप से केस बनते जाएंगे, इस टाइप से। एक रफ ग्राफ प्लॉट किया जा रहा है आपको, एक टेंटेटिव ग्राफ, एग्जैक्ट ग्राफ नहीं है। क्लियर है ये चीज? यस सर। क्योंकि अभी जिन लोगों ने असाइनमेंट रिवीजन वाली की थी उसमें इसके ऊपर क्वेश्चन दिया हुआ है, डॉक्टर वाली असाइनमेंट में इसी ग्राफ के ऊपर क्वेश्चन दिया हुआ था। और एक लास्ट पॉइंट आता है, ये भी बड़ा क्लासिकल क्वेश्चन है, जिसमें सोर्स सर्कुलर मोशन पे है। कोई सोर्स सर्कुलर मोशन में है और उसी सर्किल में आगे जाकर के कोई ऑब्जर्वर, मतलब उसी प्लेन में एक ऑब्जर्वर है, एक स्टेशनरी ऑब्जर्वर और एक सर्किल दिया जा रहा है, इसमें ऑब्जर्वर रेस्ट पे, और ऑब्जर्वर में और सर्किल के सेंटर में जो डिस्टेंस है ये लेट से कुछ ए है। और इसके अंदर सोर्स मूव कर रहा है हमारा, सोर्स का सर्कुलर मोशन हो रहा है जिसका एक एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है और इसकी रेडियस आर है। ठीक है, देखिए जब सोर्स यहां पर होगा ना, इस पॉइंट पर, मतलब ये पॉइंट ऑफ एमिजन, अगर अगर ये पॉइंट ऑफ एमिजन है, हम इसके नाम दे देते हैं यार, ए बी सी तो लिखा ही है, डी और ई। इफ ए इज द पॉइंट फ्रॉम वेयर द साउंड इज एमिटेड, क्या ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी होगी बताएं? बोलिएगा, उसको एक टेबल के फॉर्म में दिखाते हैं। सर एफ। एक मिनट है, एमिजन एट, और यहाँ पर फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व। तो पहला पॉइंट, अगर एमिजन हमने ए पॉइंट पर किया है साउंड का, तो ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी क्या लिखेंगे? तो ठीक है, अब वेलोसिटी टेंजेंशियल होगी सोर्स की, तो सोर्स की वेलोसिटी, और अगर यहाँ पर साउंड एमिट करेंगे तो यहाँ से वेव इस तरफ जाएगी, वेव के मोशन में और सोर्स के मोशन में 90 का एंगल बनेगा। ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी उतनी ही होगी जितनी फ्रीक्वेंसी एक्चुअल फ्रीक्वेंसी है। अगर पॉइंट डी पर एमिट करेंगे, अगर साउंड का एमिजन डी पॉइंट पर होता हो, वहां पर भी सेम केस होगा, सोर्स की वेलोसिटी टेंजेंशियल, सोर्स के मोशन में और वेव के मोशन में 90 का एंगल, सेम फ्रीक्वेंसी। अगर पॉइंट ई पर एमिट कर रहे हैं, अगर यहां पर कोई साउंड एमिट कर रहे हैं, तो यहां पर सोर्स की वेलोसिटी टेंजेंशियल, लेकिन वेव की वेलोसिटी सोर्स से पर्सन को ज्वाइन करिए, और सोर्स से जब इस पर्सन को मिलाएंगे तो ये वेव की मोशन बनेगी, और हमें ये एंगल चाहिए थीटा। तो यहां पर आंसर बनेगा एफ वी अपॉन वी माइनस वी एस कॉस थीटा। अब इसमें थीटा की वैल्यू
वो निकाल सकते हो। ये अगर थीटा है तो बट ऑब्वियस है इधर 90 माइनस थीटा बनेगा, ये एंगल थीटा हो जाएगा और यहाँ राइट एंगल बन रहा है, तो कॉस ऑफ थीटा विल बी दिस हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ए डिवाइडेड बाय ये पूरा हाइपोटेनियस जो पाइथागोरस थ्योरम से रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एंड सिमिलरली अगर हम पॉइंट बी पर एमिट करेंगे साउंड को, टॉप मोस्ट पॉइंट पर मान लीजिए साउंड एमिट करें, तो सोर्स की वेलोसिटी इस तरफ, और इसमें सोर्स की वेलोसिटी को भी लिख सकते हो, सोर्स वेलोसिटी को आर ओमेगा लिख सकते हैं सर्कुलर मोशन के कंसेप्ट से। तो हमारा सोर्स इस तरफ, लेकिन वेव को सोर्स से पर्सन की तरफ दिखाना होगा, यानी ये वेव आएगी, तो वेव के मोशन में और सोर्स के मोशन में ये पूरा एंगल बनेगा, और इस एंगल का जब cos थीटा निकालेंगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, बस यहाँ डिनोमिनेटर में माइनस साइन बदल जाएगा और वो वहां पर प्लस हो जाएगा, v प्लस वी एस कॉस थीटा। इसके अलावा अगर किसी ऐसे पॉइंट पर साउंड को एमिट किया जाए इन चार के अलावा, सपोज दैट जो बाहर पर्सन है ना, उसको अगर हम ओ पॉइंट से डिनोट करें, तो उस ऑब्जर्वर वाले पॉइंट से आप इस सर्किल पर दो टेंजेंट्स बना सकते हो, किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से सर्किल पर दो टेंजेंट ड्रॉ किए जा सकते हैं। इसको हम T1 पॉइंट कह रहे हैं और इसको T2 पॉइंट कह रहे हैं। और नोटिस करिएगा सोर्स हमारा इस तरफ से चल रहा था, ऐसे मूव कर रहा है। तो अगर हम पॉइंट T1 पर साउंड एमिट करें, मतलब उस पॉइंट पर साउंड को एमिट किया जाए जो पॉइंट एक्सटर्नल ऑब्जर्वर से आने वाली टेंजेंट पर है, तो यहां पर आपके सोर्स की वेलोसिटी इस तरफ होगी, वेलोसिटी ऑफ सोर्स, और वेव भी इसी डायरेक्शन में जाएगी, सोर्स और वेव बिल्कुल सेम डायरेक्शन में होगा। तो पॉइंट T1 के करस्पॉन्डिंग आंसर बनेगा एफ वी अपॉन वी माइनस वी एस कॉस 0 डिग्री, कॉस 0 डिग्री 1, ये आंसर बनेगा। जब पॉइंट T2 पर सोर्स पहुंच जाएगा तो वहां पर सोर्स की वेलोसिटी और वेव की वेलोसिटी में 180 डिग्री का एंगल बनेगा। यहाँ पर cos 180 करेंगे तो ये पॉजिटिव साइन बन जाएगा यहाँ पर। और ये वो पॉइंट है जिसके करस्पॉन्डिंग मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी का केस बनेगा, और ये वो पॉइंट है जिसके करस्पॉन्डिंग मिनिमम फ्रीक्वेंसी का केस बनेगा। हुआ क्लियर ये चीज? यस सर। भाई केसेस, तो ये डॉपलर के सारे केसेस हो गए बाकी, मतलब मेंस लेवल एडवांस लेवल सभी केसेस जितने भी न्यूमेरिकल बनते हैं डॉपलर इफेक्ट को लेकर के वो सब हमने डिस्कस किया है। और कुछ प्रॉब्लम्स एक्सेलरेटेड मोशंस की आती हैं, वो रिव्यू असाइनमेंट में है, जो जे एडवांस के रिवीजन असाइनमेंट भेजी गई है उसमें 2-3 प्रॉब्लम अलग हैं, उसमें सोर्स और ऑब्जर्वर में एक्सेलरेशन हो रही। ठीक है, इसको रिवाइज करो, इतना ही रखते हैं आज के लिए। थैंक यू जी। थैंक यू सर। थैंक यू।